लोग धीरे धीरे पता चले वन ऑफ द बेस्ट रेटिना सर्जन Currently working at associate professor in Guwahati Medical College in eye department. इंडियन आर्मी भी थे। हाँ, मैं इंडियन तो आर्मी भी था। ट्रीटमेंट सेंटर बनाया हुआ था श्रीनगर 92 बेस हॉस्पिटल के अंदर बनाया हुआ था। एंड हाई क्वालिटी लाइफस्टाइल का जो एक्सपीरियंस है जो what are the advantages and disadvantages of choosing ophthalmology as a PG specialty? और कट गया तो उसको रिपेयर नहीं होगा, एक ही बार खत्म, रिकवरी भी नहीं होगा। रिकवरी का जगह ही ये ऑटोरेफ है, ऑटो इसका 5-6 लाख रुपए चाहिए। ब्लिंकिंग टाइम कम हो जाता है, हम भूल जाते हैं ब्लिंक करने के लिए। Why is ROP screening so important for premature babies? उसको आई निकलना पड़ा, बाद में आके मेरे अगेंस्ट केस कर दिया कंज्यूमर फोरम। आई हैव फेस टाइप है, वन टाइम एक बार खराब हुआ तो रिकवरी नहीं हो सकता है। GMCH में आएंगे तो डॉक्टर अब्दुल सर से तो मिलेंगे ही आप लोग, यदि दिखाना चाहेंगे तो GMCH में आके देख सकते हो। आई रिलेटेड रेटिना के बारे में सर आपसे पूछने आया हूँ एंड मैं आपको बता देना चाहूँगा सर वन ऑफ द बेस्ट रेटिना सर्जन है या बोल सकते हो रेटिना कंसल्टेंट है एंड GMCH के प्रोफेसर हैं डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ सर। सो थैंक यू सो मच सर कमिंग टू माय यूट्यूब चैनल। Hi everybody, namaskar to everybody. I am happy to share my feeling with this channel with him. It's pleasure to have you with us. So to begin our conversation, sir, could you please introduce yourself and tell our audience about your journey in ophthalmology? Myself, Dr. Abdul Latif, presently working at Associate Professor in Guwahati Medical College in eye department. Along with, I am working as a retina consultant also. In Guwahati Medical College, I am looking after mainly retinal diseases, whatever it can be, from the whatever available resources in our department. सर मैं आया हूँ आपके पास कुछ क्वेश्चंस लेके ताकि कुछ जनरल आइडिया मिल पाए रेटिना के बारे में एंड आप तो रेटिना एक्सपर्ट है बोल सकते हैं। लोग बोलते हैं लेकिन पता नहीं, हम तो अपना सर्विस देते रहते हैं। नहीं सर एक्चुअली है तो सभी लोग बोलते भी है एंड आपके बहुत सारे MBBS को स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है एंड ऑप्टोमेट्रिस्ट को भी पढ़ाया है। तो पढ़ना तो पड़ेगा सर आप तो पढ़ाते हैं एंड मुझे बहुत सारा चीज़ों के ऊपर मतलब जानना मतलब क्यूरियोसिटी होता है ना सर रेटिना के बारे में, मुझे कुछ चीज़ें जानना है तो मैं आज आया हूँ एंड आप लोग भी ये वीडियो प्रॉपर्ली देखिए तो बहुत सारा चीज़ें आप लोग रेटिना के बारे में पता चलेगा। सर से मैं जो भी क्वेश्चंस पूछूंगा आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो सर धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्पेशलाइज्ड इन रेटिना? मेरा इंस्पिरेशन का कॉज है जब मैंने ट्रीटमेंट के आई के बारे में आया, आई का ट्रीटमेंट देखने के ऊपर मुझे जो ट्रीटमेंट कैटरेक्ट हो ये हो करके एक बार मुझे इतना अच्छा नहीं लगा कि आई फेल मेरा लाइटर सब्जेक्ट। और सेकेंड थिंग मैंने देखा आई का जो एक्चुअल विजन है तो रेटिना से मेन पॉइंट रेटिना है, जो नर्व सेंसरी ऑर्गन जो रहता है हमारा, जैसे स्किन पे आप टच करने के लिए स्किन पे हमारा सेंसरी ऑर्गन रहता है तो टच का ऑर्गन है। आई तो मेनली आप लोगों को पता है, लोगों को भी पता है कि ये विजुअल ऑर्गन है, आई जो सेंसरी ऑर्गन, तो उसके लिए हम जो देखने के लिए चीज़ है वो, तो देखने के लिए चीज़ जो उसका जो मेन नर्व टर्मिनल पर रहता है वो रेटिना में रहता है। और तीसरा बात है उसका जो स्ट्रक्चर्स है ना इतना पिकुलियर है, इतना सोफिस्टिकेटेड है, तो पूरा आई के थ्री कवर के अंदर के तो उसका रहता है जिसके ऊपर लाइट आता है आने के हम लोग देखते हैं। तो और उसके साथ उसका देखना उसका देखभाल करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसका सारे डिजीज़ हमारा बदन में हमारा हेल्थ में जितना डिजीज़ है सभी का इफेक्ट उसके ऊपर आ सकता है। पहला थिंग है। दूसरा थिंग है जैसे अभी हाइपरटेंशन को, डायबिटीज़ को, कभी एलर्जिक इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ को, कभी ट्यूबरकुलोसिस को, कोई मैलिग्नेंसीज को, सारे डिजीज़ का असर रेटिना में आता है। तो रेटिना देख के आपको पता सारे डिजीज़ के पूरा सिस्टम के ऊपर आइडिया हो जाता है, पहला थिंग। दूसरा थिंग है रेटिना का जो सर्जरी है ना, मैंने तो इससे पहले थोरासिक सर्जरी, देन जनरल सर्जरी, देन न्यूरो सर्जरी, सभी में मैंने रेसिडेंट काम किया हुआ कुछ टाइम लेके, कभी 6 महीना, कभी 1 साल, कभी 2 साल किया, लेकिन सभी को मैं थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है सर्जरी के बारे में। लेकिन अगर रेटिना सर्जरी देखो, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड हाईली इक्विपमेंट है, वेरी हाई कॉस्ट इक्विपमेंट है, वेरी आई मीन टू से बहुत मेटिकुलस लुक, मेटिकुलस फिनिशिंग, हार्ट स्किलफुल सर्जरी है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। इज चैलेंजिंग सर्जरी। चैलेंजिंग सर्जरी मतलब आपको मैं अगर गॉलब्लैडर चैलेंजिंग चीज मुझे पसंद है, जैसे अभी गॉलब्लैडर सर्जरी को, ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन को, मैंने तो फ्रंटल लोब ट्यूमर को फर्स्ट असिस्टेंट करके मैंने ऑब्जर्व किया,
काम किया, लेकिन इसमें जो स्पेशलिटी है, उसमें जो पिक्युलियरिटी है, वो सब में नहीं है। सो चैलेंजिंग बात से याद आया वेरी मुझे चैलेंजिंग है। आप इंडियन आर्मी भी थे। हाँ, मैं हाँ, इंडियन तो आर्मी भी था। तो हाउ मैं डिड योर एक्सपीरियंस इन द इंडियन आर्मी शेप योर मेडिकल करियर एंड पर्सनैलिटी? सबसे इम्पोर्टेंट है इन रिगार्डिंग आर्मी, आई एम लकी कि बिकॉज मेरे टेन्योर में इंडिया में 2 नेशनल इमरजेंसी हुआ और दोनों में मैंने फेस किया एज ए मेडिकल ऑफिसर। तो जैसे पहला हुआ कि कारगिल वार, तो कारगिल वार का जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट का जो पॉलिसी में जो ट्रीटमेंट सेंटर बनाया हुआ था श्रीनगर 92 बेस हॉस्पिटल के अंदर बनाया हुआ था, तो उसमें जो आउटडोर रिसेप्शन या ट्रायज एरिया, उसमें ज़्यादातर मैं ही था। आई वॉज इन्वॉल्व वेरी मेटिकुलसली, वन मैन आर्मी टाइप। तो पूरा साल 2-3 साल जो कारगिल वार, उसमें मैंने रिसीव किया और पेशेंट ट्रीट किया, दिन भर रात दिन एकाकार करके, ठीक है। तो वो गेम में बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस दिया है। वेरी सीरियस वेरी मेटिकुलस, मतलब वेरी ग्रीवियस, उन जैसे किसी को दोनों पैर टूट गया, ब्लास्ट हो गया, किसी को पूरा पेट से इंटेस्टाइन बाहर आ रहा है, ऐसा केस भी हमने हैंडल किया। तो इतना एक्सपीरियंस सिविल लाइफ में कभी नहीं मिलने वाला था, एकदम मौका मिला। और उससे सारे देख के मुझे एक्चुअल में टू बी सर्जन, टू लिव ए लाइफ, तो पूरा शेप ऑफ द स्टैंडर्ड क्वालिटी लाइफ, कैसे कोई भी सिचुएशन को सामना करके उसको उसको संभाल के, उसको कंट्रोल करके, उसको सोल्यूशन निकाल के ज़िंदगी जीना, ये सारी चीज़ मुझे, एंड वैल्यू टाइम, वैल्यू स्पीच, वैल्यू मैन पावर, वैल्यू रिसोर्स, ये सारे जो डिसिप्लिन लाइफस्टाइल का, ऑर्गेनाइज्ड एक हेल्थी लाइफस्टाइल एंड हाई क्वालिटी लाइफस्टाइल का जो एक्सपीरियंस है, जो मोल्डिंग है, मुझे आर्मी वालों ने दिया। So what qualities should a doctor have to become a successful ophthalmologist? फॉर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, एज यू नो, आप लोगों को पता है लोगों को कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है एक माइक्रो सर्जरी, वेरी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, वेरी स्मॉल ऑर्गन एंड वेरी डेलिकेट ऑर्गन। तो फॉर टू वर्क इन आई डिपार्टमेंट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बन के अगर काम करना है, पहला थिंग लगे उसको कूल एंड बहुत कूल होना चाहिए, बहुत मेटिकुलस ऑब्जर्वर होना चाहिए, एंड उसका स्किल एंड हैंड का जो स्किल पर वेरी स्मूथ एंड स्किलफुल होना चाहिए। तो उसके लिए उसका लाइफस्टाइल भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, मतलब आई डोंट से अच्छा कि स्पेशलाइज होना चाहिए, लाइक शी शुड नॉट बी लेट नाइट स्लीपर, ही और शी शुड नॉट बी लेट नाइट स्लीपर, he or she should not be alcoholic, smoker, all these things hampers the fine surgery because it gives later on the tremor and skillful of it hampers the skill of the hands. So eye surgeon, to be eye surgeon, he should be very minute, meticulous, smooth, skillful, जो हार्ट should be very smooth and उसका concentration should be very smooth and patience should be very much important need because it has to work under microscope. So next question is, what are the advantages and disadvantages of choosing ophthalmology as a PG specialty? तो मुझे तो अभी पहले ही बता दिया कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का जो आई एग्जामिनेशन, आई ट्रीटमेंट है ना, वो हाईली मशीन ओरिएंटेड है। और वो भी नहीं, ये बात उससे भी और अच्छा इम्पोर्टेंट बात है कि अच्छा सर्जरी यार एज ऑन टुडेज आई सर्विस देने के लिए जो इक्विपमेंट्स है वेरी कॉस्टली है। तो ये पीपल आई स्पेशलिटी लेने से पहले एक बार सोचना चाहिए। अगर आई क्लिनिक्स, आई सर्जरी सर्विस सोचते तो हैव टू हैव lots of money first to procure the equipments, first point. And second advantage point ये है कि आई में इमरजेंसी नहीं है, कूल एक आराम से कूल पूरा ऑन टाइम लेके आप कर सकते हो। जैसे कोई भी कैटरेक्ट सर्जरी को, कुछ भी को, वेरी फ्यू डिजीज है, वेरी कम डिजीज है, 1-2 दिन डिजीज है जो इमरजेंसी है, ओकुलर इमरजेंसी जो हम कहते हैं, अदरवाइज ज़्यादा इमरजेंसी ऐसा नहीं है, तो आराम से आप कर सकते हो। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि you need lots of money to start with. So how is ophthalmology different from other medical specialties? तो ये 3 चीज में है, एक तो ये मशीन ओरिएंटेड है, दूसरा है उसका, जैसे आप गॉलब्लैडर सर्जरी किया, कोई लेपारोटोमी किया, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, जैसे आप ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन किया, थोड़ा इधर उधर हो गया तो थोड़ा कट गया, थोड़ा रिकवरी कर सकते हैं, रीसर्जरी में तो इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन आई सर्जरी में लाइक कैटरेक्ट सर्जरी, एक बार उसका कैप्सूल जो है ना, लेंस कैप्सूल टूट गया तो उसको रिपेयर करने की जगह नहीं है। जैसे एक बार रेटिना थोड़ा काट गया, उसको रिपेयर नहीं है, तो वन टाइम है पहला थिंग।
दूसरा थिंग, दिस ऑर्गन्स आर सो मेटिकुलस, सो माइन्यूट, जैसे कैटरेक्ट सर्जरी के कैप्सूल जो है ट्रांसपेरेंट है, दिखाई नहीं देते, जब टूट जाते हैं तब दिखाई देते हैं। तो दिस टाइप ऑफ मेटिकुलसनेस आई में चाहिए, वेरी प्रिसाइज सर्जिकल स्किल चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आई के लिए। इन अदर इतना नहीं चाहिए। तीसरा थिंग, सर्जरी करने के लिए जो स्पेस, जो इक्विपमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना, बाकी से काफ़ी हटके से है उसका। ऑल आर स्टेराइल जोन, स्टेरिलिटी, इन्फेक्टिविटी, ये सब बहुत ध्यान देना पड़ता है, जिसमें बाहर मेडिकल सर्जिकल हो, कोई भी सर्जरी हो, न्यूरो सर्जरी हो या गाइनोकोलॉजिकल सर्जरी हो या जनरल सर्जरी हो, इतना नहीं है जितना हम आई वालों में देना जरूरी होता है। So what skills are most important for becoming a retina surgeon? सबसे ज्यादा तो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल रिक्वायरमेंट, बोथ हैंड शुड बी very fine and very finger movement should be very meticulous, very smooth, and second point होगा eye और alertness should be very very strong, because the retina surgery जो equipment हम यूज करते हैं ना, वो equipment का जो कटिंग है ना, तो 20,000 15,000 10,000 रेट पे आता है। माइक्रो सेकेंड अगर थोड़ा रेटिना के पास गया तो इट विल बी इतना स्पीड जाएगा कि रेटिना कट जाएगा। तो इट शुड बी वेरी वेरी अलर्ट एंड वेरी वेरी स्मूथ। और थोड़ा भी मतलब गड़बड़ हो गया तो रेटिना गया, कट गया और कट गया तो उसको रिपेयर नहीं होगा, एक ही बार खत्म, रिकवरी भी नहीं होगा, रिकवरी का जगह ही नहीं है। सर कैन इनकरेक्ट स्पेक्टेकल्स, और बोले कि हम लोग जो चश्मा पहनते हैं, यदि वो जो पावर्स होता है इनकरेक्ट हो जाता है तो क्या वो डैमेज करता है आपको? इनकरेक्ट के लिए प्रॉब्लम, दो तीन प्रॉब्लम एराइज होता है। पहला थिंग, जब चश्मा हम इनकरेक्ट पहनते हैं ना, तो पहला होगा कौन सा डिजीज में हम चश्मा ले रहे हैं। कोई भी डिजीज में हम जब इनकरेक्ट लेते हैं, जैसे मायोपिया पकड़ो, मायोपिया में अगर इनकरेक्ट होगा तो आई स्ट्रेन ज्यादा होगा, तो एज ए रिजल्ट इट विल एडवर्सली एग्रीवेट द मायोपिया अगेन, इसको मायोपिया बढ़ जाएगा। जैसे मायोपिया बढ़ जाएगा, जब प्रोग्रेसिव हो जाएगा, अगर ज्यादा हाई मायोपिया हो जाता है तो क्या होगा, तो रेटिनल थिनिंग होगा, रेटिनल डिटैचमेंट होगा, ये सारे कॉम्प्लिकेशन होने का उम्मीद है। मतलब और दूर का यदि उसका पावर नहीं है और यदि वो इनकरेक्ट पावर से वो चश्मा मायोपिया पहन मतलब रहा है, दूर का पावर कम है, जिसको कहते हैं हम मायोपिया, तो इसके लिए ये होगा। दूसरा थिंग, उसका जो विजन प्रॉब्लम के लिए, देखने के लिए जो प्रॉब्लम रहेगा वो क्योर नहीं होगा, क्योंकि वो रिकवरी नहीं होगा, बिकॉज उसका स्पेक्टेकल पावर गलत है। तो उसके वजह से उसका हेडेक, आई स्ट्रेन, ड्राई आई वगैरह सारे जो डिजीज इवेंटेशन है वो ऐसे रहेगा या बढ़ते जाएगा, कोई इसको इम्प्रूव नहीं होगा। सर व्हाट आर द फाइनेंशियल चैलेंजेस ऑफ स्टार्टिंग अप एन आई क्लिनिक और प्राइवेट प्रैक्टिस? फाइनेंशियल चैलेंजेस में पहले ही बता दिया। अगर हम आज प्रैक्टिस हम शुरू करना चाहे तो बिगिन विथ, हमने प्रॉपर आई चेकअप के लिए तो जो इक्विपमेंट है सारे कॉस्टली है, जो बाकी डिपार्टमेंट में जो इतना नहीं चाहिए, जैसे मेडिसिन का एक क्लिनिक खोलो या गायनी का एक क्लिनिक खोलो, उसमें इतना इक्विपमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर अगर कोई इन्वेस्टिगेशन जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह देंगे, हम रेडियोलॉजिस्ट को भेज देंगे, कर देंगे। लेकिन बेसिक आई इवैल्यूएशन के आई क्लिनिक में आई सर्जन खुद को होना चाहिए। जैसे विजन टेस्टिंग के लिए मेरा विषय ये है ना, ये ऑटोरेव है, इसका 5-6 लाख रुपए चाहिए। इस लिथलम का है, इसका भी चाहिए 1 लाख, मिनिमम 1 लाख 1.5 लाख चाहिए। तो इसी हिसाब से पूरा विजन ड्राम वगैरह सब कुछ लीजिए, एक चैम्बर बनाने के लिए मिनिमम 10-15 लाख जरूरत हो जाता है। मतलब एक बेसिक सा यदि आप स्टार्ट करना चाहेंगे फिर भी 10-15 लाख जरूरी होगा। लेकिन बाकी जो क्लिनिक्स है, मेडिसिन, सर्जरी, पेडियाट्रिक, इसमें इतना जरूरत नहीं होता, तो इतना हाई कॉस्टली है यदि इतना प्राइवेट जरूरत नहीं प्रैक्टिस है। तो इसीलिए दैट हम लोग कहते हैं इनिशियल स्टार्टअप में फाइनेंशियल थोड़ा सीरियसनेस और फाइनेंशियल। तो उसके ऊपर मैं एक चीज आपको आपसे पूछना चाहूंगा सर, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू यंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हु वांट टू स्टार्ट देयर ओन प्रैक्टिस? पहला थिंग उसको मैं बताऊंगा कि ज्यादा हस्ती, ज्यादा हड़बड़े मत कीजिए। अगर घर में बजट बैकअप ज्यादा है तब यू स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट अप। अगर नहीं है तो यू शुड गो, आप स्टेप बाय स्टेप जाना है। जैसे अभी एक तुम्हारा ओपीडी, तुम्हारा क्लिनिक बना लिया, धीरे धीरे एक स्टेप पे ओटी माइक्रोस्कोप खरीद लिया, उसके बाद एक फैको मशीन खरीद लिया, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे जाने से उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इसके लिए आप पेशेंस रखना पड़ेगा या धीरे धीरे काम में आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है मतलब एक दिन में ही सब एक दिन में होना मुश्किल है, वो धीरे धीरे करना पड़ेगा। धीरे धीरे करना पड़ेगा। ठीक है सर। तो नाउ सर कुछ मैं बेसिक क्वेश्चंस भी पूछना चाहूंगा ताकि मुझे भी पता चले और ऑडियंस को भी पता चले। व्हाट इज द रेटिना एंड व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर विजन?
तो रेटिना इज ए न्यूरोसेंसरी पार्ट ऑफ आवर विजन। विजन जो अगर दूसरा वर्ड में बोल सकते हैं, जो जैसे अभी नर्व का एंड, नर्व टर्मिनल होता है जिसको हम स्टिमुलेट करने से हम सेंसेशन मिलते हैं। तो विजुअल सेंसेशन कैरी करने के लिए जो पार्ट है ना वो रेटिना होता है। इज अदर वे हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन पार्ट। तो वो स्पेशल ऑर्गन है जो विजुअल ऑर्गन कहते हैं, उसको रेटिना कहते हैं। तीसरा बात, उसका अगर थोड़ा सा एक बार खराब हो गया उसका रिकवरी करना मुश्किल है, वन टाइम टाइप है। और अगर रेटिना डैमेज हो गया, आजकल जैसे कॉर्निया डैमेज हो गया, तो उसका हम क्वार्टर कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। रेटिना का ऐसा खास अभी तक कुछ हुआ नहीं। रेटिना गया मीन आई ब्लाइंड। तो रेटिना का मतलब यदि कुछ भी रेटिना में इशू होता है तो विजन खत्म होता है, आंखों में नहीं, हमेशा नहीं है। रेटिना जब डिजीज होता है जो रिकवरी भी कर सकते हैं, ट्रीटमेंट करके अर्ली ट्रीटमेंट से काफी सारे तो सुधर भी सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। और एक बार कोई रेटिना का कुछ प्रॉब्लम हुआ, डिजीज हुआ, उसका थोड़ा सा इफेक्ट तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो रह ही जाता है। तो इसलिए रेटिना हाईली प्रोटेक्टिव और हाईली कॉन्शियस होकर उसको संभालना बहुत जरूरी है। So what are the most common retinal disease you see in your practice? आपको पता है आजकल सारे तरफ से डायबिटीज घूम रहा है। तो मेजॉरिटी हमारा लोग भी थोड़ा इकोनॉमिकली लिटिल चैलेंजिंग है, अवेयरनेस भी थोड़ा चैलेंजिंग है। तो उसी के हिसाब से हम देखते हैं ओपीडी में ज़्यादातर हम रेटिनल डिजीज आजकल जो डायबिटीज की वजह से जो होता है वही आता है। नंबर 1 में जो देखा अभी तक डायबिटिक रेटिनोपैथी देखा। उसके बाद भी जो स्पेक्टिकल के वजह से जो मायोपिक रेटिनोपैथी डेवलप होते हैं वो भी थोड़ा बहुत देखा। उसके बाद यार कोई इंजरी, ट्रॉमा वगैरह, हेमोरेज वगैरह ये होता है। लेकिन पहले जैसा था, जो हमारे यहाँ पे ARMD जो है ना, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, इतना ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर ये सब डिजीज ज़्यादा है। तो ज़्यादातर मतलब डायबिटीज रिलेटेड मोस्टली डायबिटिक ही दिखाई देते हैं। सर डायबिटीज क्या परमानेंटली डैमेज कर सकता है रेटिना? रेटिना एक्चुअली रेटिना के जो डायबिटीज के वजह से जो रेटिना इफेक्ट होता है, जो फ्री रेडिकल टॉक्सिक इफेक्ट होता है ना, उसका इफेक्ट ऑलमोस्ट जो होता है ना परमानेंट डैमेज ही होता है। रेटिना जितना रेटिना सेल जितना डेथ हो गया बिकॉज ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी, वो रिकवरी होने का मुश्किल है। तो लेकिन हम ट्रीटमेंट करते जो ज़्यादा डैमेज ना हो, जो है उसका और एक्टिव रखने के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो मतलब आप उसका प्रोग्रेशन जो टू डिस्ट्रॉय द ऑल रेटिना है, तो उसको कम करने के लिए, स्पीड कम करने के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं। सो यदि डायबिटीज कोई पेशेंट है एंड आप लोग देख रहे हैं, तो मैं तो बोलूँगा कि आप एक बार चेकअप कर लीजिए, बिकॉज डायबिटीज के कारण आंखों में दिक्कत तो होगा ही। आंखों में दिक्कत होगा। डायबिटीज के लिए एक मेन पॉइंट है डायबिटीज का, क्या पता है? उसका ड्यूरेशन कितना साल का हुआ। जैसे अभी 10-15 साल का आने से 20-30% का डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का उम्मीद है। जैसे अभी 20-25 साल होने के 50-60% का होने का उम्मीद है। तो इसी हिसाब से जैसे ड्यूरेशन बढ़ जाता है ना, कॉम्प्लिकेशन जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसलिए हर इंसान का, एवरीबॉडी का ये रेस्पॉन्सिबल बनना है क्योंकि एक टाइम बाउंड लेके रेटिना स्क्रीनिंग करे। और डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का ये माइंडसेट होना चाहिए कि वो लोग उसको पेशेंट को, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो लोगों ने पेशेंट देखते हैं ना, उसको ईयरली या 6 मंथली रूटीन आई स्क्रीनिंग कराना बहुत जरूरी है। तो उसी में क्योंकि डायबिटिक के वजह से जो बीमार होने के बाद उसका हम रिकवरी नहीं कर सकते। हाँ, प्रिवेंट टू सम एक्सटेंट काफ़ी सारे हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो शॉर्टकट में यदि बोलना चाहेंगे, यदि डायबिटीज के कारण यदि रेटिना में कोई भी इशू हो रहा है, कोई ऐसा टेस्ट है लाइक बी स्कैन वगैरह, दिस टाइप ऑफ कुछ चीज़ें हैं या ओसीटी हो रहा है या नहीं हो रहा है? अच्छा। जैसे हम मेन पॉइंट तो हम सब स्क्रीनिंग करते हैं ना, डायलेट करके जो फंडस देखते हैं ना, तो ज़्यादातर एकदम अर्ली लेवल तक वो पता चल ही जाता है। लेकिन और एक बात है, डायबिटिक रेटिनोपैथी न्यूरो डिजेनरेशन करते हैं, नर्व सेल को साइलेंटली डिस्ट्रॉय करता है। तो वो सब देखने के लिए हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट जैसे मल्टीफोकल ईआरजी ये सब टेस्ट में हमें पता चलता है जो मेन विजन गिविंग क्षमता जो मैकुला हम जिसको कहते हैं वो हेल्थी है कि नहीं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को बहुत जानना ज़रूरी भी है। एंड यदि आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो डायबिटिक जितने भी लोग हैं या अपने घर में है, एक बार एटलीस्ट आप लोग चेकअप करवा लीजिए, बिकॉज डायबिटीज़ के कारण आप लोगों का रेटिना में इशू हो सकता है।
एंड विज़न तो कम होगा ही डेफ़िनेटली, यदि थोड़ा कुछ ज़्यादा टाइम हो गया डायबिटीज़ वगैरह होने का, तो आप लोग एक बार एटलीस्ट चेकअप कीजिए। सेकंड सर, अभी मोस्ट कॉमन है कि हम लोग, या मैं ही खुद बोलूँ आपको कि बहुत ज़्यादा मैं मोबाइल चलाता हूँ या कंप्यूटर वगैरह ये सब देखता हूँ। स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो क्या स्क्रीन टाइम क्या हो सकता है ऐसा, कि ऐसा कोई लिमिटेशन है कि इतना टाइम देखने से कोई डैमेज नहीं होगा आँखों का, या क्या करना चाहिए उससे बचने के लिए, ताकि मुझे आँखों में कोई भी इश्यू ना हो? आजकल वन ऑफ द मेजर इश्यू हो रहा है कि रिगार्डिंग आवर डिजिटलाइज लाइफ हमारा है, तो यूज ऑफ द स्क्रीन। यस तो सर। स्क्रीन हम जब यूज करते हैं ना, तो हमारे क्या होता है, नॉर्मल जो आई के सामने एक टीआर फिल्म रहता है ना, ओकुलर सरफेस कहते हैं ना, जी। जो ज़्यादातर हम देखते रहते हैं ना, उसका जो मेंटेनेंस में हार्म होता है। कैसे होता है? तो नॉर्मली जो हमारे टीआर फिल्म होता है ना, टीआर फिल्म मेंटेन, जो टीआर फिल्म जो फ्लूइड, तो उसको मेंटेन करते हैं हमारा प्रॉपर जो फिजियोलॉजिकल ब्लिंकिंग टाइम है ना, हाँ सर। ब्लिंकिंग है ना, ब्लिंकिंग है, जैसे अभी मैंने देखा गया ऐसे ऐसे ऐसे, इस करने से टीआरपी मैनेज होता है। लेकिन हम जब ऐसे मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं ना, ऐसे अगर मोबाइल में आप ध्यान देते हैं ना, हाँ, हाँ। तो अपना क्या होता है, मतलब ब्लिंकिंग टाइम कम हो जाता है। हम भूल जाते हैं ब्लिंक करने के लिए ऑटोमेटिकली, जैसे जैसे देखते रहते हैं। अगर एक क्रिटिकल टाइम है, जैसे मोर देन 15 पर मिनट ब्लिंकिंग रेट होता है, तो हमारा आंखों में जो टीयर फिल्म रहते हैं ना, प्रॉपर लेयर रहते हैं ना, वो बीच बीच में सूखना शुरू हो जाता है, डेफिसिट शुरू हो जाता है। अच्छा। उसके बाद जैसे हमने जो एयर हमारे आई में कांटेक्ट में आता है ना, आई को इरिटेट करता है, इन्फ्लेम करता है, रिएक्ट करता है, तो ये धीरे धीरे जाके एक इचिंग ड्राई आई सिंड्रोम शुरू होता है, जिसमें हम आई को फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगा, विजन ब्लरिंग होगा, इचिंग होगा, रेडनेस होगा, अनइजीनेस होगा, ये सब सारे सिम्टम आता है। और ज़्यादा स्क्रीन टाइम देने के बाद हमारा हेडेक वगैरह बढ़ जाएगा, और उसके भी अगर कैटरेक्ट वगैरह हो गया, ये ब्लू लाइट है, ये ब्लू लाइट के हमारा रेटिना का एआरएमडी वगैरह मैकुलर डिजेनरेटिव चेंजेस पर बढ़ा देते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ स्क्रीन टाइम हमें कम करना पड़ेगा। बहुत स्पेशली ज़रूरी है मैं स्क्रीन सर, का मैं बहुत ज़्यादा ये सब यूज़ ना, करता हम भी हूँ। करते हैं तो, लेकिन और इसमें से एक बात है, हाँ स्क्रीन सर। टाइम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जो हम स्क्रीन देखते हैं ना, हाँ सर। कॉन्टिन्यूस नहीं देखना चाहिए। एक थ्योरी है 20-20-20, तो यही मैं जैसे पूछने वाला था कि यदि स्टूडेंट्स एंड ऑफिस वर्कर को क्या हाँ, इसको सजेस्ट स्क्रीन करना तो, चाहिए? विदाउट स्क्रीन तो लाइफ आजकल मुश्किल है। हाँ सर। हर चीज, हर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, एवरीथिंग इन द स्क्रीन ओनली। यस तो सर। उसके लिए हम एक थ्योरीज है, जो जैसे हम स्क्रीन यूज करेंगे ना, जो उस थ्योरी के हिसाब से हम देखा जाए, तो 20 मिनट अगर हम स्क्रीन देखें, 20 सेकेंड हम गैप देना पड़ता है, और 20 सेकेंड गैप में हम दूर की तरफ दिखना चाहिए, दूर की तरफ, और विलिंगफुली हमें ब्लिंक रेट बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा ब्लिंक करना चाहिए। तो ये फॉर्मूला है, लेकिन प्रैक्टिकली तो ये सब पॉसिबल नहीं है। इनडायरेक्टली टेक होम मैसेज ये हो सकता है कि ऐसा करना है कि जैसे एक आधा घंटा देख लिया, 5-10 मिनट तक थोड़ा गैप देके थोड़ा दूर की तरफ देखा और ब्लिंकिंग बढ़ा दिया, उसके बाद और थोड़ा देखा, मतलब गैप दे दे के देखना जरूरी है। अच्छा, अच्छा। तो मतलब 20 मिनट्स यदि हम पूरा कंटिन्यूअसली देख रहे देखिए, हैं, तो उसके बाद 20 सेकंड के ट्वेंटी लिए सेकेंड एटलीस्ट गैप रेस्ट देना रेस्ट चाहिए, देना, या दूर का चीज़ें दूर का देखना तरफ चाहिए। देखना है, और देख के ब्लिंक थोड़ा बढ़ाना है खुद को। ओके सर, ठीक है ये सर। बेस्ट ज़्यादातर आज तक जितना हमने मतलब एक्सपीरियंस हुआ है दुनिया का आई के बारे में, यही एस्टेब्लिश्ड है। सर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, बिकॉज़ व्हाई इज़ आरओपी स्क्रीनिंग सो इम्पोर्टेंट फॉर प्रीमैच्योर बेबीज़? तो बेबीज में जब रेटिना का वेस्कुलेचर, जो तेज का नलिका जो डेवलप होता है ना, उसका इंटरनेट ड्यूरेशन एज के हिसाब से होता है। जैसे 9 मंथ या 10 मंथ में वो जाके रेटिना का बिल्कुल पेरीफेरी पर साइड मार्जिन तक पहुंच जाता है। तो अगर उससे पहले वो डेवलप हो गया, तो वो पहले तक ना मिडिल में कहीं रुक जाता है। हाँ। जैसे उसके लिए हमने जोन भगाया, अगर पूरा रेटिना का जो बाउल को थ्री रिंग बनाया, तो रिंग 1, रिंग 2, रिंग 3 टाइप है, स्टेज जोन 1, जोन 2, जोन 3 हम बोल के रखा, तो उसमें डेवलप नहीं होता। बाकी आगे तो फेसल गया ही नहीं, तो एवास्कुलर विदाउट तेज का फेसल, तो तेज का नलिका बिना रेटिना रहेगा। तो हम जब न्यूबॉर्न बेबी डेवलप होगा, बार्थ होगा, उसके बाद उसको हम आईसीयू वगैरह में एक्स्ट्रा केयर देना पड़ेगा, तो जिसके वजह से एक उसका सार्को बायोस्टेसिस, होम्योस्टेसिस, जो वेसल्स का डेवलपिंग स्टेज में हैम्पर आ जाते हैं। बिकॉज कभी कभी ऑक्सीजन देने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन दिया, ज़्यादा ऑक्सीजन गया, तो वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका ग्रोथ नहीं होता है, और बाहर में जो रेटिना जो वेसल्स नहीं मिल जाता, वो इस्कीमिया हो, मतलब इस्कीमिया मतलब उसका ऑक्सीजन वगैरह ठीक से सप्लाई नहीं मिलता है, तो एज ए रिजल्ट एक
एबनॉर्मल प्रोलिफेरेटिव इसका फेशियल एबनॉर्मल फेशियल प्रोलिफेरेशन हो जाता है, जिसने पूरा रेटिना और फेस्कुलर डिस्ट्रॉय कर देता है। अल्टीमेटली रेटिना डैमेज हो जाता है, आई ब्लाइंड हो जाता है, और ये वेरी रैपिडली प्रोग्रेसिंग है, जिससे 1-2 दिन भी लेट किया कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए प्रीमेच्योर बेबी को, और एक बार वो बीमार शुरू हो गया ना, रेटिना डैमेज हो गया ना, उसको तो हम रिकवरी नहीं कर सकते। अगर एक न्यूबॉर्न बेबी का ब्लाइंड से इसी सिचुएशन की वजह से ब्लाइंड रहेगा, तो न्यूबॉर्न्स आर द फ्यूचर जनरेशन ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ ना। अभी जैसे 60-70 ईयर्स हो गया तो उसका तो लाइफ ऑलमोस्ट बहुत साल तो खत्म ही किया, तो न्यूबॉर्न जैसे आएगा तो फ्यूचर जनरेशन के लिए तो उसका ऐसे भी ख्याल जरूरी है। तो अगर ये रेटिना डैमेज हो गया तो फेसल्स का प्रॉब्लम हो गया तो रिकवरी नहीं होता है, इसलिए वो डिजीज होने से पहले ट्रीटमेंट जरूरी है। तो इसके लिए स्क्रीनिंग करके देखना जरूरी है। तो आरओपी बहुत इम्पोर्टेंट है। न्यूबॉर्न के लिए आजकल ज़्यादातर प्रीमेच्योर बेबी हो रहा है बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल आई थिंक। तो इसीलिए ऑल न्यूबॉर्न बेबी प्रीमेच्योर बेबी का रेटिना चेकअप इज ए मस्ट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। सर व्हाट आर द वार्निंग साइंस ऑफ आई प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन? अच्छा, एक बात है, और चिल्ड्रन जो बच्चा लोग होते हैं ना, इतना तो अवेयर नहीं होता, नॉर्मली रहता है, तो लेकिन आई भी इतना डेलिकेट है, एक बार डैमेज होने से उसको रिकवरी करना मुश्किल होता है। तो इसके लिए बच्चे को पेरेंट्स को कुछ चीज ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चा लोग बार बार उसका पोस्चर देखने के तो पोस्चर बदल देता है, या आँख बार बार रिपीटली ब्लिंक करना शुरू करता है, या पढ़ने वगैरह स्कूल में देने से वो देखना नहीं चाहते, ये सब इम्पोर्टेंट साइन है। तो उसका हम ये पता चलता है कि जरूर उसका आँखों में कुछ प्रॉब्लम है। जैसे आप कभी कभी आँख ब्लिंकिंग करते रहता है, आँख इधर उधर मूव होते रहता है देखने के टाइम, चीज़ों में फोकस नहीं करते, दूसरे तरफ से देखते हैं, ये सब वार्निंग साइन होता है। तो पेरेंट्स को ये सब देखना, ध्यान देके आई स्पेशलिस्ट के पास जाना जरूरी है। सर अभी कुछ और इम्पोर्टेंट मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। व्हाट न्यू टेक्नोलॉजीज इन रेटिना सर्जरी एक्साइट यू द मोस्ट? नाउअडेज आजकल जैसे अभी पूरा दुनिया में, पहले था जैसे गॉलब्लैडर सर्जरी में पेट काट के किया था, उसके बाद आ गया होल बना के लेपारोस्कोपी का आ गया। जैसे भी कैटरेक्ट सर्जरी में भी पहले काट के किया था, आजकल फेको करके तो टनल बना के करते, स्मॉल होल बना के करते। इसी हिसाब से रेटिना सर्जरी का भी होल कटिंग सिस्टम बिल्कुल स्मॉल होते गया, एक इम्पोर्टेंट। और जाके लेटेस्ट में ये हो रहा है कि 3D सर्जरी, जिसमें हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम जो रूटीन सर्जरी करते हैं, कोई भी ओकुलर सर्जरी करते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर रहता है। नाउअडेज ऐसे हो गया, टीवी में देख के सर्जरी हो गया, जिसको 3D सर्जरी कहते हैं। वो मुझे बहुत थ्रिलिंग लगता है। सर वेयर डू यू सी ऑप्थेल्मोलॉजी इन द नेक्स्ट 10 years? टेलीऑप्थेल्मोलॉजी लाइक रोबोटाइज टेक्नोलॉजी कमिंग अप। जैसे यहाँ पे मैं बैठ रहा हूँ, ऑल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कोई दूसरा ओटी में सर्जरी कर रहा हूँ, एक जगह में बैठ के दूसरे जगह पे दूसरे जगह में सर्जरी हो सकता है। ऐसा चीज आएगा, मतलब आएगा, 100% आएगा। सर एक ऐसा कोई सर्जरी हुआ जो आप कभी भी नहीं भूलोगे? हाँ, 2-3 सर्जरीज है। अच्छा, तो कभी भूलने वाला नहीं है। एक था मेरा कजिन ब्रदर, जिसका मैंने नलबरी सिविल हॉस्पिटल में जब मैंने नौकरी कर रहा था, उस टाइम मैंने सर्जरी किया था। पहले उसको मैंने रिफ्यूज किया था, कोई हायर सेंटर में या शंकर नेत्र जाने के लिए बोला था, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल में इतना तो मतलब अपडेटेड फैसिलिटीज नहीं होता है। लेकिन 3 बार मैंने रिफ्यूज किया, 3 बार मेरे पास आके कि नहीं मुझे करना है। मैं भी जितना हो सके आत्मोस्ट केयर लेके सर्जरी किया। सर्जरी वॉज टू गुड। नेक्स्ट विथिन 7 days his vision was like normal vision, like हम जो कहते हैं ना 6 vision, नो प्रॉब्लम। बट वो वेरी एक्टिव बंदा था, काफी घूमने वाला बंदा था, पैशन कम था। वो भाई आउटडोर वर्क करना शुरू कर दिया, तो गंदा चीज आंखों में आके उसके आंखों में इन्फेक्शन हो गया, और उसके बाद उसका एंडोथेल्मिटिस डेवलप हो गया। तो लास्ट में हैदराबाद चला गया, एलबीपी जाके उसको आई निकलना पड़ा, बाद में आके मेरे अगेंस्ट केस कर दिया कंज्यूमर फोरम। आई हैव फेस्ड 1 year of कंज्यूमर फोरम, लीगली आई हैव टू फेस इट। मतलब आपका गलती मेरा गलती नहीं था, उसको समझा के गया था कि यार तुम ये करो वो करो, अंदर मत जाओ, पानी मत लगाओ, कुछ फॉलो नहीं किया, इवन मेडिसिन भी नहीं लगाया। अच्छा, और बाद में आके मुझे वो मेरे अगेंस्ट से उसमें केस फाइल कर दिया। तो आंखों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत नॉर्मल जो ह्यूमन लोग रहते हैं ना, ऐसा नहीं है। जैसे आज भी हुआ, आज भी मैंने छुट्टी में हूँ, फिर भी मैंने ओटी में गया आज,
आज भी हुआ। आज 23 तारीख को एक बंदे को आरोपी डेवलप हुआ था जो अर्ली स्टेज में थे, तो उसको पेरेंट्स को बताया गया था तो ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए, लेकिन पेरेंट बीच में 2 हफ्ता नहीं आया, उसका घर का कुछ कंफर्ट का कुछ प्रॉब्लम था, तो आज आ गया तो ऑलरेडी इतना डैमेज हो गया, उसका आई ऑलमोस्ट ब्लाइंड होने वाला है। ये तो तो बहुत ये भी मेरा मेमोरेबल है, मेरा हमारे आंखों में एक वो लोग। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह कि वो एक बच्ची था, लड़की था, बहुत दिन ये लोग इंतजार करते करते पूरा फैमिली में यही लड़की पैदा हुआ था, अच्छा। तो यार उसी को भी इतना नेग्लेक्ट किया। हमने बोलने के बाद भी रिपीटेड ने मैं और मेरा जूनियर पीजी से बोला कि उसको इंजेक्शन देना है, टाइमली लेके आना, नहीं तो आई ब्लाइंड हो जाएगा, लेकिन वो आराम से रहा। अभी भी पेरेंट्स लोग अभी एक्चुअली मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, दुख हो रहा है कि उसका मेरे आंखों के सामने उसका आई डैमेज हो जा रहा है, क्योंकि पेरेंट्स लोग 4 दिन में रेटिनल डिटैचमेंट होने के बाद उसका कोई भी ट्रीटमेंट करो उसको विजन नॉर्मल नहीं कर सकता। वो लोग एक्चुअली तो पेरेंट्स को तो बहुत ये सब ध्यान देना बहुत पड़ेगा। ध्यान देना, हम लोग पेरेंट्स लोग ना, पेरेंट्स नहीं, यहाँ पे ना मिडिल नंबर लोअर सोशल इकोनॉमिक कंडीशन में ना आई को बहुत लेस इम्पोर्टेंस। मैं हर व्यूअर्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर जिंदा आदमी है, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ध्यान देने वाला, सबसे रिक्वायर्ड ऑर्गन है हमारा आई। और दूसरा बात है, आई ट्रीटमेंट, आई सर्विस एंड आई मेंटेनेंस इज ए वेरी वेरी कॉस्टली अफेयर्स। मैंने बता दिया ना, बियर सर्जरी का, रेटिना सर्जरी इक्विपमेंट है, जो मशीन है ना, उसका दाम में 2-3 करोड़ है, जो माइक्रोस्कोप है 2-3 करोड़ है, तो कितना एक कॉस्टली इक्विपमेंट है। जैसे एक चैम्बर बनाने के 15-20 लाख रुपए लगता है। तो लोगों को ये समझना आना से आई, हमारा आई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी डेलिकेट है। वन टाइम में थोड़ा भी खराब हो गया तो उसको रिपेयर करना मुश्किल है, डिजेनरेट करना मुश्किल है, और उसको ट्रीटमेंट के लिए बहुत कॉस्टली है। ये पब्लिक को नॉलेज में होना बहुत बहुत जरूरी है। सर एक हंसी मजाक वाली मैं बात बताना चाहूंगा ठीक है। आपको। सर आपको चाय पसंद है या कॉफी पसंद है? मुझे चाय ज्यादा पसंद है। तुम लोग तो रहते हो, लोग ओपीडी में 3-4 बार तो चाय लोग देते ही है कभी भी। सर सर और एक चीज, आपको ओटी में मतलब ज्यादा रहना पसंद आता है या ओपीडी में आपको अच्छा लगता मुझे है? होती में, मैं सर्जरी करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई आप- वांट टू बी सर्जन, वो भी रेटिना सर्जन। इसीलिए तो सर वन ऑफ द बेस्ट रेटिना सर्जन बोल सकते हैं। बोल सकते हैं नहीं है सर। कभी कभी मिराकुल भी हुआ मेरे हाथ पे। पिछले आज 1 महीना पहले जो विदाउट विट्रेक्टोमी मशीन ड्रॉप न्यूक्लियस अपना फेको मशीन कैसे में निकल दिया, जो किताब में अभी तक कोई फॉर्मूला है ही नहीं ऐसा। कैसे हुआ मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मैंने कुछ मैन्यूवर किया, न्यूक्लियस बाहर आ गया। ये भी एक मेमोरेबल है मेरे लिए। वो कैटरैक्ट और ये रेटिना सर्जरी ये है। ठीक है सर, फाइनली बहुत लंबा हमने वीडियो भी बना दिया, तो एंड में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि या आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आपके व्यूअर्स को, एंड कैसे आँखों का प्रोटेक्ट करना चाहिए, कैसे आँखों को प्रोटेक्ट करें, विज़न नॉर्मल रहे, कोई भी इश्यू ना हो, ताकि बहुत अभी ऐसे हो रहे कम एज में ही उन लोग का विज़न कम होते जा रहा है। तो उन सब चीज़ों के ऊपर कुछ मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को या व्यूअर्स को? मैं ये मेरा आज गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मैं सोच ही रहा था कि लोगों के सामने कुछ मैसेज पहुंचा जाए। मैं चाहता हूं इसके थ्रू अगर जो देख रहा है या देखेंगे, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि पिछले 25 साल से 20-25 साल से मेरा जो आई एक्सपीरियंस है उसमें मेरे कुछ, मेरा आई मतलब कुछ चीज़ मेरे दिमाग में आता है। पहला थिंग है, आई को हम इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि ये डिस्पोजेबल टाइप है, वन टाइम है, एक बार खराब हुआ तो रिकवरी नहीं हो सकता है। जैसे आदमी को एक हाथ टूटा है, उसका जितना लाइफ का डिस्कम्फर्ट होगा, अगर एक आई टूट गया तो उसके 1000 तक ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा। विदाउट विजन आई लाइफ इज मिराकल, ह्यूमन लाइफ इज मिराकल, पहला थिंग। दूसरा थिंग, आई वेरी कॉस्टली अफेयर, आई मैनेजमेंट इज वेरी कॉस्टली, आई ट्रीटमेंट इज वेरी कॉस्टली अफेयर, तो वो कम ऐसे मुफ्त से नहीं होता है। तीसरा थिंग है, आई बीमार होने से पहले प्रोटेक्टिव इज प्रायोरिटी, कारण बीमार होने से रिकवरी 100% करना बहुत ही मुश्किल है। ये 3 बात, वो इसीलिए आई का हाइजीन, आई का मेंटेनेंस करना बाकी ऑर्गन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना जरूरी है। तो कैसे देंगे, तो उसके लिए हम हेल्थी डाइट, हेल्थी लाइफस्टाइल, डे टू डे एक्सरसाइज करना जरूरी है। इसमें से एक दो माइट भी है, लोग कभी कभी आई के लिए स्पेशल कुछ मैन्यूवर करते हैं जो एक्चुअली इतना सही नहीं है। जैसे कोई बोलता है बाहर से आके जोर से पानी मारो ठीक हो जाएगा, ये सब नहीं है। नॉर्मल हाइजेनिक रखो, नॉर्मल
आराम से वॉश करो, कोई प्रेशर वगैरह मत दिया करो। अगर कोई चश्मा चाहिए रेगुलर यूज़ किया कीजिए। कभी भी किसी का फोटोफोबिया है तो सनग्लास लीजिए, ऐसे रहना। पानी ज़्यादा पीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड येलो वेजिटेबल्स ज़्यादा लीजिए, ताकि आई का जो रेटिना का जो कॉर्पस्कुल है ना, कॉन रोड है ना, उसके लिए काम आता है। पानी ज़्यादा लेने से फ्लूइड का थेरेपी के लिए काम होता है। डिजिटल यूज़ करते हो कि गैप दे के कीजिए। तो ये आई के लिए एक जो हेल्थी एक एटमॉस्फेयर है, हेल्थी एक लाइफस्टाइल है, वो फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। आई को हमारे जो कॉमन पीपल में ज़्यादातर मेरे जो एक्सपीरियंस हुआ, आई को जितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। तो मैं प्रॉपरली पीपल को, मैं व्यूअर को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आई को टॉप प्रायोरिटी में रखें। थैंक यू सो मच सर। बहुत आपने टाइम दिया है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा देखिए आजकल तो नॉर्मल हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी सिविल हॉस्पिटल्स भी है, मेडिकल कॉलेजेस भी ऑलमोस्ट बहुत जगहों पे है। तो आप लोग अपना आँखों का चेकअप ज़रूर कीजिए एंड यदि जीएमसीएच में आएँगे तो डॉक्टर अब्दुल सर से तो मिलेंगे ही आप लोग, यदि दिखाना चाहेंगे तो जीएमसीएच में आके देख सकते हो। एंड यदि आपको ऐसा नहीं कि मुझे जीएमसीएच में नहीं जाना है, मुझे कोई भी प्राइवेट जगह पे जाना है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ सर 6 माइल में भी रहते हैं, वहाँ पे भी प्राइवेटली भी वो देखते हैं एंड जीएमसीएच के पास ही भंगाघर में वो सिर्फ़ मंडे को देखते हैं। मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट एंड लोकेशंस वगैरह सर मैं देना चाहूँगा। ठीक है, आप इफ दे लोग सकते आना हो। चाहेंगे आपके पास तो अगर आएँगे। कोई आए तो मेरा तरफ से जितना हो सके मैं मदद करूँगा, सर इसमें मेरा प्रॉमिस। थैंक यू सर। वैसे तो जीएमसीएच में मिल ही जाएँगे। जीएमसीएच में थोड़ा ज़्यादा पेशेंट्स वगैरह रहते हैं, तो दिक्कत होता है कभी-कभी बहुत होता पीजी है क्योंकि इतना हाँ। पेशेंट लोड है, मैं ध्यान दे नहीं पाता हूँ अच्छे हाँ, से। हाँ। वो कभी-कभी ऐसा आपको हो तो सकता पता है है कि सारे रेटिना, सारे हाँ सर। मेजर कॉम्प्लिकेटेड केस तो देखना पड़ता है, तो हाँ सर। इसलिए काफ़ी कभी-कभी ऐसा होता है कि सर के अंडर में जो यूनिट का जो पीजी वगैरह रहते हैं उनसे मिलेंगे वही दिक्कत हो जाता है। एंड जब शाम को या ऐसा शाम के टाइम पे सर तो रहते ही है। हाँ, प्राइवेट वगैरह पे आप लोग जाके भी देख सकते हो एंड वरना जीएमसीएच में भी जाके देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत टाइम दिया थैंक एंड यू वेरी मच। थैंक यू थैंक सर। यू माय डियर व्यूअर। बाय बाय। बाय।